नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्र सरकार कल से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड विरोधी टीकों के कुल उत्पादन का 75% का निःशुल्क वितरण करेगी। देश में अब तक 27 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.27% हुई। उत्तर प्रदेश में कोविड रोगियों की घटती संख्या को देखते हुए कल से लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य समारोह को संबोधित करेंगे। शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे इस महीने की 22 तारीख को G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। सरकार ने देश के विभिन्न भागों में 5 दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। भारत के स्थायी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र से कहा, विभिन्न हितधारकों के साथ पर्याप्त विचार विमर्श के बाद सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को अंतिम रूप दिया गया। क्रिकेट में साउथहैम्पटन में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के तीसरे दिन न्यूजीलैंड के साथ खेलते हुए भारत ने पहली पारी में 217 रन बनाए और यूरो कप फुटबॉल के ग्रुप ए के मैचों में आज रात इटली का मुकाबला वेल्स से और स्विट्जरलैंड का सामना तुर्की से होगा। समाचार संध्या में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विशाल शर्मा। कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011 23 97 8046 और 1075। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार कल से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल कोविड वैक्सीन उत्पादन का 75% निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। ये वैक्सीन 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए होंगी। इस कदम का उद्देश्य देश में कोविड टीकाकरण अभियान को मजबूती देना और आगे बढ़ाना है। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को राष्ट्र को संबोधित करते हुए घोषणा की थी। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। केंद्र की इस नीति से अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की खरीद नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ही इसका सारा खर्च वहन करेगी। एक आकलन के अनुसार नई नीति से केंद्र सरकार पर चालू वित्त वर्ष में टीकाकरण कार्यक्रम के लिए पहले से आवंटित 35,000 करोड़ रुपए के अलावा 15,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केंद्र सरकार वैक्सीन की खरीद पर 5% वस्तु और सेवा कर का भी भुगतान करेगी, ताकि सरकार की ओर से किया जा रहा टीकाकरण सभी पात्र लोगों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क हो सके। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सभी पात्र व्यक्तियों से कोविड टीकाकरण लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण से बचने का ये सबसे प्रभावी उपाय है। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए श्री पटेल ने कहा कि टीकाकरण से भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। वैक्सीन के अलावा कोई दूसरा कवच है नहीं, और इसलिए लेकिन 18+ के जो लोग हैं उनमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। वो बड़े उत्साह के साथ में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसमें ना तो अति उत्साह दिखाना चाहिए और न इससे डरना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये चरणबद्ध उपलब्धता के आधार पर इसका वैक्सीनेशन होना है। तो जो सहमत है उनको पहले वैक्सीनेशन करवाना चाहिए और मुझे विश्वास है कि उनके लगवाने के बाद बाकी लोग भी प्रेरित होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने सोमवार 21 जून से शुरू हो रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के बारे में कुछ विशेष जानकारियां आकाशवाणी के साथ साझा की।
भारत सरकार कृत संकल्प है कि प्रत्येक भारतीय को कम से कम समय में कोविड टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो इस परिप्रेक्ष्य में कल से जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस लागू होंगी, उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रत्येक नागरिक को जो 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के हैं, निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा सभी सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर उपलब्ध होगी। देश में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 29 करोड़ 10 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराई गई हैं। राज्यों को ये वैक्सीन या तो केंद्र सरकार ने मुहैया कराई या फिर उन्होंने सीधे कंपनियों से खरीदी हैं। इनमें से अब तक 26 करोड़ 4 लाख 19 हजार 412 टीके इस्तेमाल हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 3 करोड़ 6 लाख से ज्यादा टीके उपलब्ध हैं। देश में अब तक 27 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 38 लाख 10 हजार से अधिक टीके लगाए गए। इनमें से 32 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका और 5 लाख से अधिक लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी गई। देश में अब तक 5 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड टीके 18 से 44 वर्ष के लोगों को लगाए गए हैं। इनमें से 21 लाख से अधिक लोगों को कल कोविड का पहला टीका लगाया गया और लगभग 1 लाख लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी गई। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक लगभग 22 करोड़ 55 लाख लोगों को पहला टीका और 5 करोड़ 10 लाख लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। देश भर में 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण 1 अप्रैल से शुरू हुआ था। ओडिशा सरकार की कल से कोविड-19 के लिए व्यापक पैमाने पर टीकाकरण अभियान शुरू करने की योजना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य का प्रतिदिन करीब 3 लाख लाभार्थियों को टीका लगाने का लक्ष्य है। केंद्र द्वारा 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के टीकाकरण के लिए राज्यों को कल से मुफ्त टीके उपलब्ध कराने के साथ ही ओडिशा सरकार ने रोजाना 3 लाख लाभार्थियों को टीकाकरण करने की योजना बनाई है। राज्य के सभी ब्लॉकों और शहरी स्थानीय निकायों में भी टीकाकरण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने सभी जिला अधिकारियों और नगर आयुक्तों को प्रत्येक ब्लॉक और नोटिफाइड क्षेत्र परिषदों में टीकाकरण के कम से कम 5 सत्र, प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में 10 सत्र और प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में कम से कम 20 टीकाकरण सत्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पहला टीका लगवा चुके लाभार्थियों को दूसरा टीका लगाया जाएगा। ओडिशा में 18 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 3 करोड़ 9 लाख लोगों का टीकाकरण किया जाना है। आकाशवाणी समाचार के लिए भुवनेश्वर से जीसी दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं शिव प्रकाश मिश्र। देश में 16 जनवरी से शुरू हुए कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 2 करोड़ टीके लगाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने जानकारी दी है कि 18 एवं 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का टीकाकरण कल फिर से चालू किया जाएगा, जो स्टॉक में टीकों की कमी के कारण समयबद्ध रूप से रोक दिया गया था। इस बीच राज्य में पिछले 24 घंटों में कुल 3,680 टीकाकरण सत्र हुए, जिसमें 3,81,035 लोगों को टीका लगाया गया है। महाराष्ट्र में टीकाकरण की कुल संख्या अब 2 करोड़ 75,76,177 हुई है। भावना गोखले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। बिहार में सरकार अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। औरंगाबाद जिले के जाने माने सूफी संत असगर इनाम कादरी ने लोगों से बिना किसी भय के टीकाकरण के लिए आगे आने की अपील की है। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि वैक्सीन लगवाने से 2 साल के अंदर मौत हो जाएगी, तरह तरह की परेशानियां होंगी। ये सब गलत बातें हैं। दुनिया के सारे लोग मर जाएंगे तो फिर रहेगा कौन? ये किसी की साजिश नहीं है। वैक्सीन तमाम मुसलमानों ही को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को लगवाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 13 दिनों से देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख से कम रही है। पिछले 38 दिनों से नए रोगियों की तुलना में संक्रमण मुक्त होने वालों की संख्या अधिक दर्ज की जा रही है। कल 87,000 से अधिक कोरोना रोगी स्वस्थ हुए, जबकि 58,419 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 96.27% है।
देश में 81 दिन बाद प्रतिदिन कोविड के नए रोगियों की संख्या 60,000 से कम बनी हुई है। अब तक संक्रमित हुए कुल लोगों में से उपचाराधीन रोगियों की संख्या केवल 2.44% रह गई है। फिलहाल लगभग 7,29,000 लोग कोविड से संक्रमित हैं। देश में अब तक 2,87,00,000 से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल कोविड से 576 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,86,713 हो गई है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 110 नए कोविड रोगियों का पता चला है। इस दौरान 365 रोगी स्वस्थ हुए और 30 लोगों की कोविड संक्रमण से मृत्यु हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस समय राज्य में कुल 2,442 रोगियों का उपचार चल रहा है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,442 हो गई है। राज्य के 52 जिलों में से 22 जिलों में कोई भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया है। हर दिन 70,000 से अधिक परीक्षण किए जा रहे हैं। इस बीच संकट प्रबंधन समितियां, फील्ड कर्मचारी भी टीकाकरण के लिए गांव-गांव अभियान चला रहे हैं। राज्य में टीकाकरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न प्रकार की पहल की जा रही है। कुछ गांवों में टीकाकरण केंद्र पर निमंत्रण के रूप में पीले चावल दिए जा रहे हैं। वहीं कुछ जिलों में लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने ढोल और नुक्कड़ नाटक का भी सहारा लिया जा रहा है। पूजा विवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मेघालय में कोविड से आज 4 लोगों की मौत होने के बाद राज्य में मृतकों की कुल संख्या 780 हो गई। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय ने एक बयान में बताया कि आज राज्य में 390 नए मरीजों का पता चला। इन आंकड़ों के साथ मेघालय में कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,587 हो गई है। 542 रोगी स्वस्थ भी हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से जुड़ी पाबंदियों में छूट देते हुए कल से मॉल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोलने की घोषणा की है। राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कोरोना कर्फ्यू के बारे में नए दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि कोविड मानकों का सख्ती से पालन करना होगा। एक रिपोर्ट। अब प्रदेश में शादी विवाह या दूसरे धार्मिक समारोहों में 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन आवश्यक होगा। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक मॉल और रेस्टोरेंट अपनी 50% क्षमता के साथ रात के 9 बजे तक खोले जा सकेंगे। दूसरी दुकानें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी सप्ताह में 5 दिन खुल सकेंगे। सरकार ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि मॉल या रेस्टोरेंट में प्रवेश या दूसरे समारोहों के दौरान कोविड हेल्प डेस्क और पल्स ऑक्सीमीटर का होना जरूरी होगा। प्रदेश के घने स्थानों पर मौजूद सब्जी मंडियां भी पहले की तरह चलती रहेंगी, लेकिन अब उन्हें नए खुले स्थानों पर शुरू किया जाएगा और वहां सामाजिक दूरी का पालन कराना प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। सरकार ने रात्रिकालीन कर्फ्यू को 2 घंटे कम करने का फैसला किया है, जो फिलहाल कोरोना के हालात के मद्देनजर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू है। अब राज्य भर में दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक खुली रहेंगी। रात का कर्फ्यू 9 बजे से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। तेलंगाना सरकार ने आज से लॉकडाउन पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। राज्य में कोविड संक्रमण दर कम होने के कारण ये निर्णय किया गया। सरकार ने लोगों से कोविड संबंधी उचित नियमों के पालन की अपील की है। तमिलनाडु में प्रतिबंधों में कुछ छूट के साथ लॉकडाउन 28 जून तक बढ़ा दिया गया है। कोविड की स्थिति को देखते हुए जिलों को वर्गीकृत किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोविड संक्रमण कम होने के कारण प्रशासन ने 8 जिलों में कुछ और गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दे दी है। इन जिलों में जम्मू मंडल के जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी और उधमपुर तथा कश्मीर घाटी के शोपियां, गांदरबल और बांदीपोरा शामिल हैं। इन जिलों में सप्ताहांत कर्फ्यू नहीं होगा। हालांकि इनमें शाम 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सभी दुकानें खुलेंगी। सभी सरकारी और निजी कार्यालय कोविड मानकों का पालन करते हुए पूरी तरह से खुलेंगे। दिल्ली में कोविड प्रतिबंधों में छूट 28 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली आपात प्रबंधन प्राधिकरण ने सार्वजनिक पार्क, उद्यान, गोल्फ क्लब खोलने और योग गतिविधियों को आयोजित करने की कल से अनुमति दे दी है। प्रबंधन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल सवेरे 10 बजे से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। 50% क्षमता के साथ रेस्तरां सवेरे 8 बजे से रात 10 बजे तक और बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चाहे हो जिंदगी में भरना उड़ान, अगर आपकी मंजिल हो आसमान, गर्व हो महसूस पहनकर यूनिफॉर्म, तो ज्वाइन करें इंडियन एयरफोर्स।
भारतीय वायुसेना में भर्तियां 1 जून 2021 से प्रारंभ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। केंद्र सरकार कल से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड रोधी टीकों के कुल उत्पादन का 75% का निःशुल्क वितरण करेगी। देश में अब तक 27 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.27% हुई। उत्तर प्रदेश में कोविड रोगियों की संख्या में कमी को देखते हुए कल से लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य समारोह को संबोधित करेंगे। शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे इस महीने की 22 तारीख को G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। सरकार ने देश के विभिन्न भागों में 5 दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। भारत के स्थायी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र से कहा, विभिन्न हितधारकों के साथ पर्याप्त विचार विमर्श के बाद सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को अंतिम रूप दिया गया। क्रिकेट में साउथहैम्पटन में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में तीसरे दिन न्यूजीलैंड के साथ खेलते हुए भारत ने पहली पारी में 217 रन बनाए और यूरो कप फुटबॉल के ग्रुप ए के मैच में आज रात इटली का मुकाबला वेल्स से और स्विट्जरलैंड का सामना तुर्की से होगा। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल मनाया जाएगा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य विषय आरोग्य के लिए योग है। ये मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप है। दुनिया भर में भारतीय दूतावास अपने अपने देशों में योग दिवस से संबंधित गतिविधियों का समन्वय कर रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार योग दिवस लगभग 190 देशों में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कल 21 जून को हम 7वां योग दिवस मनाएंगे। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि इस वर्ष योग दिवस की मुख्य विषय आरोग्य के लिए योग है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योगाभ्यास पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि वे कल सुबह लगभग 6:30 बजे योग दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। कोविड महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम टेलीविजन पर प्रसारित होगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य संबोधन देंगे। कार्यक्रम दूरदर्शन के सभी केंद्रों पर सुबह 6:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। आयुष राज्य मंत्री किरेन रिजिजू भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान योग का प्रदर्शन करेगा। संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित मुख्य कार्यक्रम संबोधित करेंगे और उसके बाद योग दिवस से जुड़े अन्य कार्यक्रम होंगे। श्री पटेल ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को योग एक भारतीय धरोहर अभियान के अंतर्गत मनाएगा। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने देश भर में 75 सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों का चयन किया है जहां कोविड मानकों का पालन करते हुए योग दिवस मनाया जाएगा। श्री पटेल ने कहा कि योग को एक जन आंदोलन बनाया जाना चाहिए क्योंकि इसके लाभ जग जाहिर हैं। संस्कृति मंत्रालय ने 75 स्थान चिन्हित किए हैं। वो स्वतंत्रता के आंदोलन से जुड़े हुए हैं या वो विश्व स्तरीय स्मारक है। चूंकि देश की आजादी के 75वें वर्ष का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है तो 75 स्थानों पर ये कार्यक्रम करेंगे, जिसमें 30 स्थानों से लाइव कार्यक्रम होगा ताकि देश और दुनिया देख सके। और हमारा मानना है कि ये जन आंदोलन बने, इसलिए सभी संस्थाओं से, व्यक्तियों से मैं प्रार्थना करता हूं कि इसमें शामिल होकर इसे जन आंदोलन बनाए। योग असाध्य को साध्य बनाने की प्रक्रिया है और इसलिए ये हम सबके लिए लाभदायी है।
किसी भी स्थान पर 21 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। जो भी एसओपीज राज्यों की हैं, उनका अच्छे से पालन करना ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इसका पालन करें। संस्कृति मंत्री ने कहा कि महामारी के दौरान योग बहुत लाभदायक रहा है। मुझे लगता है कि दुनिया के पास में पोस्ट कोविड शायद गारंटी के साथ कहने के लिए कुछ नहीं, लेकिन भारत के पास है। और जो भी वेलनेस के बारे में सोचते हैं या समझते हैं, वो जानते हैं कि योगा हो, आयुष हो या आयुर्वेद हो, ये तीनों भारत की धरती पर उपलब्ध है। चाहे व्यक्ति के नाते मोटिवेटर की बात हो, चाहे स्थानों की बात हो, चाहे जलवायु की बात हो। इसलिए हमारे पास में योगा, आयुष और आयुर्वेद तीनों पोस्ट कोरोना के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। और मुझे लगता है कि इन बातों की तैयारी के लिए पर्यटन मंत्रालय हो, संस्कृति मंत्रालय हो या हमारा आयुष मंत्रालय हो, आयुष मंत्रालय ने वैसे भी बहुत काम किया है, तो मैं मानता हूं ये बहुत जरूरी है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव 11 दिसंबर 2014 को स्वीकार करते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। वर्ष 2015 से दुनिया भर में स्वस्थ जीवन के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक जन आंदोलन बन गया। कोविड महामारी के दौरान सभी के बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग का महत्व बढ़ा है। लाखों की संख्या में योग प्रेमी पहले ही योग से संबंधित गतिविधियों का हिस्सा बनने के लिए खुद को प्रतिबद्ध कर चुके हैं और अपने घरों के भीतर सुरक्षित तरीके से योग कर रहे हैं। जिन लोगों को सामान्य योग प्रोटोकॉल में अपने प्रदर्शन के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उन्हें दूरदर्शन पर योग के लाइव कार्यक्रम को देखने और उसका अनुसरण करने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद योग प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरू होगा, जो सुबह 7 बजे से 7:45 तक चलेगा। इसके बाद 15 आध्यात्मिक और योग गुरुओं की ओर से संदेश दिए जाएंगे, जिनमें गुरुदेव श्री श्री रविशंकर, सदगुरु जग्गी वासुदेव, डॉक्टर HR नागेंद्र, कमलेश पटेल, डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े और सिस्टर BK शिवानी शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने न केवल योग की लोकप्रियता को बढ़ाया है, बल्कि कई नए क्षेत्रों में इसे अपनाने के प्रति प्रेरित कर अपनी भौगोलिक उपस्थिति का भी विस्तार किया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। From the beginning, when we have started 100 days countdown of International Day of Yoga 2021, we have started propagating this theme of be with yoga and be at home. The suggestion came from visitors of our social media, state governments, yoga organizations and different ministries of the Government of India. So be with yoga and be at home is largely popularized now, and everybody is having this message that now this year we'll do yoga but we'll stay home. ये भेंटवार्ता समाचार सेवा प्रभाग के स्पॉटलाइट कार्यक्रम में आज रात 9:15 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुनी जा सकेगी। आकाशवाणी समाचार के YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। तनाव, अवसाद और चिंता से मुक्ति पाने के लिए विश्व को भारत की ओर से योग के रूप में एक अमूल्य उपहार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर हमारे बंगलुरु संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। मानसिक शांति के लिए मानवता का जवाब है योग। श्वास नियंत्रण, प्राणायाम, ध्यान और योगासन द्वारा मन और शरीर के बीच सामरसता लाना योग है। स्वस्थ जीवन का कला और विज्ञान योग है। एस व्यासा योगा विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार और इंडियन एकेडमी समूह संस्था के COO डॉक्टर श्रीनिधि पार्थसारथी जी का कहना है कि योग द्वारा विश्व शांति और सद्भावना लाना संभव है। योगा कर्मसु कौशलम, dexterity in work is yoga, and while working there might be a lot of turbulences which happens outside us, but to control the mind, samatva yoga uchyate is the other definition of yoga. Not only improving ourselves but to spread happiness to the people around us, to the planet, to the society and to the entire universe. डॉक्टर पार्थसारथी कहते हैं कि आंतरिक शांति के लिए योग उत्तम उपाय है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं
ये आकाशवाणी है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे इस महीने की 22 तारीख को G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। G20 शिक्षा मंत्रियों और श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की संयुक्त बैठक में भी वे हिस्सा लेंगे। ये दोनों बैठक इटली की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही हैं। भारत इन बैठकों में ऑनलाइन भाग लेगा। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के नियमों में संबंध में मानवाधिकार परिषद की विशेष कार्यवाही शाखा द्वारा व्यक्त चिंताओं के बारे में संयुक्त राष्ट्र और जिनेवा स्थित अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी मिशन ने अपना पक्ष रखा है। मिशन ने स्पष्ट किया है कि नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को सभी पक्षों के साथ पर्याप्त चर्चा के बाद ही अंतिम रूप दिया गया है। मिशन ने कहा है कि भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है तथा स्वतंत्र न्यायपालिका और सशक्त मीडिया भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का हिस्सा हैं। सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में 5 दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि पैरालंपिक खेलों में दिव्यांगजनों के अच्छे प्रदर्शन और खेलों में उनकी रुचि को देखते हुए ये निर्णय किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा ही एक केंद्र अहमदाबाद में स्थापित किया जाएगा। श्री गहलोत जामनगर में दिव्यांगजनों की सहायता के लिए उपकरण वितरित किए जाने के लिए आयोजित एक शिविर को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि केंद्र सरकार ने गुजरात के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत 8 करोड़ 6 लाख रुपए जारी किए हैं, जिससे 2808 लाभार्थियों को फायदा पहुंचा है। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि जो समाज दिव्यांगजनों का ध्यान नहीं रखता वह स्वयं पंगु समाज है। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ खेलते हुए भारत की पहली पारी 217 रन पर समाप्त हो गई है। भारत की ओर से अजिंक्य रहाणे सर्वाधिक 49 जबकि कप्तान विराट कोहली ने 44 रन का योगदान दिया है। जवाब में न्यूजीलैंड ने बिना कोई विकेट गंवाए 31 रन बना लिए। इससे पहले मैच के तीसरे दिन आज भारत ने 3 विकेट पर 146 रन से आगे खेलना शुरू किया। कल दूसरे दिन का खेल खराब रोशनी के कारण पूरा नहीं हो सका था। यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप ए में इटली का मुकाबला वेल्स जबकि स्विट्जरलैंड का मुकाबला तुर्की से होगा। अंक तालिका में इटली 6 अंकों के साथ पहले स्थान पर जबकि वेल्स 4 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं स्विट्जरलैंड का 1 अंक है और वह तीसरे स्थान पर काबिज है जबकि तुर्की चौथे स्थान पर है। टोक्यो ओलंपिक खेलों के आयोजन में अब जब 32 दिन शेष हैं, आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारतीय निशानेबाज दीपक कुमार की। भारतीय वायुसेना में निशानेबाज सार्जेंट दीपक कुमार का जन्म 5 नवंबर 1987 को दिल्ली में हुआ था। दीपक कुमार ने अपनी स्कूली शिक्षा देहरादून के गुरुकुल पौधा से की, जहां उन्होंने सीखा कि मानव शरीर के मनोविज्ञान और शरीर विज्ञान को कैसे नियंत्रित किया जाए। गुरुकुल ने मेरी जो पृष्ठभूमि है वो इतने अच्छे तरीके से बनाई कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो। कि जो गुरुकुल ने मुझे शिक्षा दीक्षा दी उसके तहत मैं अपने आप को समझता हूँ कि सिर्फ मैं नॉर्मल इंसान हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। दीपक कुमार ने ग्वाडलाजरा में 2018 में ISSF विश्व कप में मेहुली घोष के साथ 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाले निशानेबाज दीपक कुमार टोक्यो ओलंपिक में अच्छे नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा सपोर्ट हमें मिल रहा है तो हम डैम श्योर कि जितने भी एथलीट इंडिया से ओलंपिक के लिए जाएंगे वो भारत का नाम रोशन करेंगे और भारत का झंडा ऊपर ही कर करके आएंगे। दीपक कुमार रियो ओलंपिक में भारत के निशानेबाजी में पदक से वंचित रहने के 4 साल बाद अब टोक्यो ओलंपिक खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दीपक के पदकों की सूची बहुत लंबी है, जो ये दर्शाती है कि टोक्यो ओलंपिक में ये निशानेबाज एक बार फिर सटीक निशाने लगाकर पदक जीतने में कामयाब रहेगा। हमारे पास समय है, बट जो अपनी अच्छाइयां हैं उनको और ज्यादा शार्प करना है, तो उसमें मैं संलग्न हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में इसी तरीके से काम करता रहूं। दीपक कुमार लगातार अपने प्रदर्शन को बेहतर कर रहे हैं और लगातार पदक जीतते रहे हैं। 2018 में म्यूनिख विश्व कप, 2019 में मिक्स इवेंट में रजत पदक और फिर रियो वर्ल्ड कप 2019 में मिक्स्ड इवेंट में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स डेस्क। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार कल से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड रोधी टीकों के कुल उत्पादन का 75% का निःशुल्क वितरण शुरू करेगी। देश में अब तक 27 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.27% हुई। उत्तर प्रदेश में कोविड रोगियों की घटती संख्या को देखते हुए कल से लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य समारोह को संबोधित करेंगे। शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे इस महीने की 22 तारीख को G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। सरकार ने देश के विभिन्न भागों में 5 दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की और भारत के स्थायी मिशन ने संयुक्त राष्ट्र में कहा, विभिन्न हितधारकों के साथ पर्याप्त विचार विमर्श के बाद सूचना प्रौद्योगिकी नियमों को अंतिम रूप दिया गया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।